हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री पेपर सेकंड पढ़ रहे थे। पेपर सेकंड में अपना यूनिट थर्ड था। यूनिट थर्ड में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था हमने, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का वर्गीकरण किया था। मोनोसेकेराइड से स्टार्ट करके हमने पहले पिछले टर्न तक ग्लूकोज को समाप्त किया। आज अपन दूसरा मोनोसेकेराइड लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, मतलब फ्रक्टोज की संरचना। ये अगर मैं ऐसे हिंदी में लिख दे तो अपन दिस इज ए फ्रक्टोज की संरचना की बात करते हैं। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है, डी फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। नेचुरल अकरिंग है, प्रकृति में पाया जाता है। यह फल और शहद में पाया जाता है। यह कीटोहेक्सोज है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले टर्न तक जो हमने ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज था, उसमें एल्डिहाइड समूह था। इसमें कीटोन समूह, ये कीटोहेक्सोज है। इसकी ध्रुवण गुणकता की बात करें तो ये माइनस में होता है, जबकि ग्लूकोज प्लस ध्रुवण गुणकता मैंने आपको बताया था जलीय विलीन में ये प्लस 52 डिग्री पर साम्य अवस्था में रहता है। और ग्लूकोज की बात ही फ्रक्टोज भी परिवर्तित ध्रुवण गुणकता अर्थात मोटा रोटेशन दर्शाता है। मोटा का मतलब होता है कि अल्फा बीटा में बदलता है और बीटा अल्फा में बदलता है। आगे जाके हम इसको म्यूटा रोटेशन को भी सिद्ध करेंगे। अब बनाने की विधि तो बहुत आसान है, जैसी ग्लूकोज थी वही, कि जब हम सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं, ये अम्लीय विलयन में जल अपघटन करते हैं, तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज बनता है। बाद में हम जब डाइसेकेराइड पढ़ेंगे तो सुक्रोज को वापस पढ़ेंगे। सुक्रोज एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज को जब आपस में मिलाएंगे तो सुक्रोज बनेगा। इसका स्ट्रक्चर भी, सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर अपने कोर्स में है। जैसे ग्लूकोज के कल तक हमने स्ट्रक्चर पढ़े, फ्रक्टोज के अब आप आगे अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सुक्रोज के भी डाइसेकेराइड के अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसी तरह से हमारे कोर्स में सबसे पहली बात करते हैं सुक्रोज की खुली श्रृंखला के पक्ष में क्या क्या प्रमाण है, मतलब फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है। यही आज का अपना मुख्य टॉपिक है कि फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर को समझना है। फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को समझने के लिए जितने पॉइंट हैं, इनसे हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता है। आप यूं समझ लेना, हर पॉइंट एक क्वेश्चन देता है। पहला तो सबसे कॉमन बात है अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैसा का वैसे ही, जैसे ग्लूकोज का है वैसा ही फ्रक्टोज का है। ये फ्रक्टोज का अणुसूत्र है, फ्रक्टोज का अणुसूत्र है C6H12O6। अणुसूत्र सेम है, संरचना अलग है। वो एल्डोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज है। अब अपन को ग्लूकोज की बात है, ये फ्रक्टोज में भी सिद्ध करना है कि ये 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। इसको सिद्ध करते हैं तो जैसे ग्लूकोज की बात ही हमने फ्रक्टोज का भी अपचयन किया। जब हम इसका अपचयन लाल फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में करते हैं तो एन हेक्सेन प्राप्त होता है। एन हेक्सेन प्राप्त होता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, क्योंकि एन हेक्सेन आप देखो गौर से 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होता है। इसमें 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला की पुष्टि करता है। यही क्वेश्चन आता है, कैसे आप कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। तो अपन ये एग्जाम्पल देकर, ये क्या कहते हैं, रिएक्शन देकर समझा सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। फ्रक्टोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं। इनको कैसे सिद्ध करना? पिछली टर्न की तरह ग्लूकोज की भांति ही फ्रक्टोज को भी जब एसिटिक एनहाइड्रेट से, एसिटिक एनहाइड्रेट का सूत्र ऐसा होता है CH3CO, 2 मॉलिक्यूल अणु होते हैं एसिटिल ग्रुप, और वो एक सिंगल ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। इसी को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट। कि एसिटिक एनहाइड्रेट से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव बनता है। पेंटा एसिटिल मतलब 5 एसिटिल ग्रुप इसके ऊपर लगते हैं। ये देखो 5 ग्रुप लगे एसिटिक एनहाइड्रेट, 5 एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करते हैं इससे, और 5 1 और 3 4 और 1 5 और 5 एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बाहर निकलते हैं। तो ये चूंकि पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव है, इससे इस बात से सिद्ध होता है कि एसिटिक एनहाइड्रेट 5 बार इसके ऊपर लगा है। और एक और बात है कि अगर इसमें 5 OH ग्रुप है, और फ्रुक्टोज एक हम जानते हैं स्थायी अणु है जिसके जल अपघटन पर H2O नहीं निकलता। ये इस बात को सिद्ध करता है। मैं आपको जो छोटी सी जानकारी दे दूं कि किसी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगते हैं तो वो अस्थायी होता है, और फ्रक्टोज में
5 OH समूह है। क्योंकि 5 OH समूह और किसी एक कार्बन पे 2 OH नहीं लगे क्योंकि ये स्थायी है, इसका मतलब 5 OH समूह अलग अलग कार्बन पे लगे हुए। इससे सिद्ध करता है कि 5 OH समूह पृथक पृथक कार्बन पे लगे हुए। तो एक बात तो सिद्ध हो गई, ये फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और 6 में से 5 कार्बन पे OH समूह लगे हैं अलग अलग, प्रत्येक कार्बन पे एक OH समूह लगा है। इस तरह ये तो एक बात सिद्ध हो गई। बहुत कुछ स्ट्रक्चर तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन वो छठे कार्बन की क्या कहानी है वो हमें समझ में नहीं आई, उसकी बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल समूह। इसको यूं कह सकते हैं कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति इसको अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे कि एक तो ये सिद्ध करेंगे कि कार्बोनिल समूह है या नहीं, दूसरा ये सिद्ध करेंगे कि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर तीसरी बात सिद्ध करेंगे कि अगर ये कीटो है तो वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। इतनी सारी बातें इसमें सिद्ध करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिल समूह है कि नहीं। इसकी फर्स्ट रिएक्शन हमने इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराई। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन पर ये ऑक्साइन देता है। ये देखो, ये फ्रक्टोज लिया, इसमें से एक C और O बाहर निकल दिया, C6H12O6 में से एक C और O बाहर निकल से रिमेनिंग स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज की संरचना है। फ्रक्टोज की हमने रिएक्शन कराई, ये H2O बाहर निकाला। H2O बाहर निकालकर C5H12O5 C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्सीन बना है। ऑक्सीन का बनना इस बात को सिद्ध करता है कि इसमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है। एक और रिएक्शन से हमने इसको सिद्ध किया कि इसमें कार्बोनिल समूह है कि नहीं है। इस पे हमने HCN का योग कराया। HCN के योग कराने से साइनोहाइड्रिन बनता है, C5H12O5 COH और CN, ये साइनोहाइड्रिन बना। ये योगोत्पाद देता है, यही साइनोहाइड्रिन योगोत्पाद, ये साइनोहाइड्रिन देता है। ये दोनों इस बात को सिद्ध करते हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह है, या तो ये कीटोन समूह है या एल्डिहाइड। अब ये नहीं मालूम है अभी तक हमें कि ये एल्डिहाइड है कीटोन है। कैसे सिद्ध करें? तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि इसमें एल्डिहाइड नहीं है, इसकी पुष्टि करते हैं। एल्डिहाइड नहीं है, इसकी क्या पुष्टि करते हैं? CHO समूह अनुपस्थित है, इसकी पुष्टि कैसे करनी कि इसको हम ब्रोमीन जल से इसका ऑक्सीकरण करते हैं। ब्रोमीन जल का ऑक्सीकरण करने पर फ्रुक्टोज का ऑक्सीकरण नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि इसमें CHO समूह नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड समूह आसानी से ऑक्सीकृत होता है, किनारे पे लगा होता है और COH में बदल जाता है। चूंकि फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल से नहीं होता है, इसलिए फ्रक्टोज में एल्डिहाइड समूह नहीं है, कीटो समूह है। अलग बात है कि फ्रक्टोज में कीटो समूह है, तो उसकी पुष्टि कैसे करना है कि प्रबल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण कराए। पहले दुर्बल ऑक्सीकारक से कराया था, अब प्रबल ऑक्सीकारक से कराया। जैसे सांद्र HNO3 से कराने पर ये देखो 3 तरह के अम्ल बनते हैं। ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, ग्लाइकोलिक एसिड में 2 कार्बन है, टार्टरिक एसिड में 2 और 2 4 कार्बन है। इसका मतलब है कि ये फ्रक्टोज था जिसमें 6 कार्बन थे। 6 कार्बन के फ्रक्टोज का अगर प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसका मतलब है कि सिद्ध है कि ये टूटता है, कार्बन कार्बन चेन टूटती है। और कार्बन कार्बन चेन टूटने का मतलब है कि इसमें एल्डिहाइड समूह नहीं है, इसमें कीटो समूह, क्योंकि कीटो समूह के ऑक्सीकरण होने पर कार्बन कार्बन चेन टूटना अवश्यंभावी और कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा था। एक और बात हमने इसमें सिद्ध किया कि सोडियम अमलगम और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर 2 मैनिटोल और सॉर्बिटॉल बनते हैं। मैनिटोल और सॉर्बिटॉल का बनना इस बात को सिद्ध करता है कि इसमें कार्बोनिल समूह है। ये कैसे हम सिद्ध करते हैं, देखो बात करते हैं। डिफ्रक्टोज लिया, इसका ऑक्सीकरण कराया, अपचयन कराया, सॉरी ये अपचयन है, ऑक्सीकरण नहीं, इसका अपचयन कराया। अपचयन कराने पर कार्बन 2 के ऊपर एक नया असममित केंद्र बनता है। इस कार्बन 2 पे एक नया असममित केंद्र बनता है और 2 नए समावेशी H और OH, ये लेफ्ट में, और इधर OH और EH, ये राइट में। कार्बन 2 के ऊपर, कार्बन 1, कार्बन 2 के ऊपर 2 नए समावेशी बनते हैं। बाकी सारी संरचनाएं सेम है, केवल एक कार्बन संरचना में भिन्नता होती है, तो इनको एनोमर कहते हैं।
तो इस तरह से दो एनोमर का एक पेयर बना जिसमें एक डी सार्बिटोल और एक डी मैनिटोल है। अब बात समझ में आती है कि कार्बन 2 पर एक नया असमित केंद्र बनने से दो नए एपीपर बनते हैं। कार्बन 2 पर H और OH का अभिविन्यास में भिन्नता है, बाकी सब सेम है। इससे इस बात को सिद्ध हो गया कि कीटो समूह तो है ही है, वो कीटो समूह फ्रक्टोज में कार्बन 2 के ऊपर उपस्थित है, क्योंकि इसमें अपचयन कराने पर कार्बन 2 पर ही अभिविन्यास में भिन्नता आती है, बाकी सब सारे अभिविन्यास सेम है। आगे और बात की कि हमने सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल जो ऊपर बने थे, इनका आगे और अपचयन कराने पर एन हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन बनता है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि वापस सिद्ध करता है कि इसमें 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला की 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला से ये काम होता है। आगे बात फ्रक्टोज की एसियन से क्रिया पर साइनोहाइड्रिन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने थोड़ी देर पहले कहा था। अब हमने साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराया, हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन कराया, साइनाइडों का पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, और ये जो उत्पाद बना कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका हमने अपचयन कराया। अपचयन कराने से सारे OH समूह थे वो CH3 में बदल के और 2 मेथिल हेक्सानोइक एसिड बना। ये सभी बातों से सिद्ध होता है कि फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और कार्बोनिल समूह कार्बन 2 पे लगा है, बाकी 5 कार्बन पे OH समूह लगे। इन सभी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम फ्रक्टोज की संरचना की व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि फ्रक्टोज की संरचना में क्या क्या हो सकता है। तो मैंने एक 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई और हमने इस बात को सिद्ध हो गया हमारे कि इसमें कार्बन 2 पे CO समूह लगा है और बाकी सभी कार्बन पर एक एक OH समूह लगा है, क्योंकि पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव है, तो चलो हमने एक एक समूह पे OH समूह लगा दिया, बना होता है। और इसकी संरचना की हम इस तरह से व्याख्या करेंगे कि कार्बन 1 पे CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है, अंतिम वाला भी प्राथमिक अल्कोहल है, और ये जो 3 कार्बन है, ये तीनों कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन है। इस पे अभिविन्यास में भिन्नता होती है। इसमें अभिविन्यास में भिन्नता से 2n कितने समावयवी बन सकते हैं कि 2n 2/3 8 समावयवी बन सकते हैं। 8 समावयवियों में से एक फ्रक्टोज है। वो कौन सा वाला फ्रक्टोज है उसको बताते हैं। तो कार्बन 5 और कार्बन 4 पे 2 OH इधर और एक OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे H, बाकी मैं सभी H लगा देता हूँ, H लगा दी। इस तरह से एक हमारे पास डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। इट इज अ डी फ्रक्टोज, डी माइनस फ्रक्टोज की संरचना बन गई। यह डी फ्रक्टोज स्ट्रक्चर है जिसमें 3 असममित केंद्र होने से H और OH के अभिविन्यास में भिन्नता होती है। ऐसे 8 समावयवी बन सकते हैं, 8 में से एक डी फ्रक्टोज है। आज हमने डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, कल हम इसके आगे और डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की अगर अपन बात करें तो डी ग्लूकोज में कार्बन 1 और कार्बन 2 में भिन्नता है, अदरवाइज कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 तक CH2OH सभी विन्यास सेम है। ये डी ग्लूकोज है, H एंड इट इज OH, H OH H H। अगर हम इस तरह से बॉक्स बना दें, एक बॉक्स बना दें, ऐसा बॉक्स बना दें, तो हमें हम बॉक्स बनाते हैं और मैं आपको बता दूं इस बॉक्स के अंदर कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और कार्बन 6 ये डी ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में 1 और 2 पे अभिविन्यास भिन्नता है, बाकी 3, 4, 4, 5 और 6 पे अभिविन्यास सेम होते हैं।
याद रखने का तरीका